हाय दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है बिटकॉइन। मौका है या धोखा है। जानिए मेरे साथ, मैं हूं आपका दोस्त सीए कपिल वर्मा। आज आपको बताऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके एडवांस लेवल तक कि बिटकॉइन काम कैसे करता है, कौन इसे कंट्रोल करता है और क्या ये सच में आने वाले फ्यूचर की करेंसी है। क्या सच में ये वर्ल्ड बदल सकती है। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि करेंसी काम कैसे करती है। सबसे पहले एक बाटर सिस्टम था जिसमें लोग सामान के बदले में सामान देते थे, गुड्स के बदले में गुड्स देते थे। उसके बाद बैंकिंग नोट्स आ गए। किसी किंग ने, किसी क्वीन ने एक बैंकिंग नोट इशू करे कि भाई आप सामान के बदले सामान ना देके मेरा नोट यूज करो और इसके बदले में वैल्यू परचेज करो। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो फिजिकल होता था, उसे कहीं भी भेजना बड़ा मुश्किल था। एक्सेप्टेबिलिटी थी, गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी थी, जो किंग था उसने गारंटी दे रखी थी, लेकिन उसको भेजना बड़ा मुश्किल है। नोट मेरी जेब में चोरी हो सकता है, कोई ले सकता है, कोई छीन सकता है। उसको ऑनलाइन ट्रांसफर करना बड़ा मुश्किल था। फिर उसके बाद नया कॉन्सेप्ट आया, ई कैश। ई कैश, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, पेटीएम, यूपीआई, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। ये ऑनलाइन माध्यम आया उस चीज को करने का। तो हुआ क्या, एक बैंक का एक कंट्रोलर आ गया जिसने कहा भी सारा फिजिकल कैश मैं अपने पास रखूंगा, आप अपना पैसा मेरे पास जमा कर दीजिए और मैं आपको एक सुविधा दूंगा जिससे आप अपना पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, एक आदमी से दूसरे को भेज सकते हैं ऑनलाइन। आपको रास्ते में ले जाने की जरूरत नहीं है। होगा क्या, वो दूसरा बंदा जब वहां खड़ा होगा तो वो बैंक के पास जाएगा और बैंक उसको कैश पे कर देगा। यहाँ से आपने भेजा, उसने वो दूसरी जगह से अकाउंट से निकाल लिया। तो इस तरह से ट्रांजेक्शन चल। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक कंट्रोलर होता है, बैंक। वो कंट्रोलर बैंक हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट हो सकती है जो रुपीस को कंट्रोल करती है, आरबीआई हो सकता है, या किसी एक बैंक की बात भी कर सकते हैं जो सारा फिजिकल कैश होल्ड करता है। अब आजकल आपने देखा होगा, अब सुना भी होगा कि यूएस में 2-3 बैंक करप्ट हो गए, दिवालिया हो गए, अब किसी के पैसे नहीं मिल रहे। हमारे देश में भी हुआ, पीछे पीएमसी बैंक चला गया, यस बैंक में भी कुछ दिन प्रॉब्लम हो रही। एसबीआई ने खैर उसे टेक ओवर कर लिया, किसी का लॉस हुआ नहीं, सेविंग अकाउंट्स होल्डर्स का। लेकिन ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है कि कंट्रोलर एक ही जना है, एक ही व्यक्ति है जो सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है। तो इस चीज को दूर करने के लिए नया कॉन्सेप्ट आया, वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन सबसे पहले बार दुनिया को पता लगा सतोशी नाकामोटो के थ्रू। 2008 में इन्होंने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम था bitcoin.org, जिसमें इन्होंने एक वाइट पेपर रिलीज किया और बताया कि इस कंट्रोल सिस्टम को हम कैसे हटा सकते हैं, कैसे बिटकॉइन एक तरीका है जिससे हम करेंसी को डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं, यानी किसी एक व्यक्ति का होल्ड नहीं होगा इस पर, किसी एक पर्सन का होल्ड नहीं होगा इस पर। तो बिटकॉइन डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिसेंट्रलाइज है और डिजिटल करेंसी है, यानी कि इसको डिजिटली भेजा जा सकता है कहीं भी। डिसेंट्रलाइज है यानी कि किसी एक पर्सन का होल्ड नहीं है इसके पास। डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी कि इसके सारा स्टोरेज, इसकी सारी इंफॉर्मेशन किसी एक सिस्टम में स्टोर नहीं है। ये कैसे होता है, कैसे काम करता है, ये मैं बताऊंगा अभी आपको आगे। तो बेसिकली जो ये काम करने का तरीका है, ये समझिए जैसे एक बैंक रन करता है, ऐसे ही बिटकॉइन का एक नेटवर्क रन करता है। एक नेटवर्क है जो इसको चला रहा है। वो डिजिटल चेक करता है कि कोई ट्रांजेक्शन रिपीट तो नहीं हो रही, और वो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। बिटकॉइन डज नॉट हैव एनी सेंट्रलाइज अथॉरिटी। ये बहुत ही काम की चीज है दोस्तों, ये आपको समझना पड़ेगा, ये आगे भी हमारे को रिस्क असेसमेंट में काम आएगा कि सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है, यानी कि कोई एक पर्सन इसको गवर्न नहीं करता है, किसी एक पर्सन का इस पे होल्ड नहीं है। अब बिटकॉइन काम कैसे करता है। बिटकॉइन काम करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, एक टेक्नोलॉजी यूज करता है, उसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ध्यान से समझिएगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि ये एक पब्लिक लेजर फैसिलिटी है जो रिकॉर्ड करती है कि एक ट्रांजेक्शन दूसरी पे किस तरह मूव हुई, उसके बाद आगे कैसे मूव हुई, और वो वेरीफाई करती है कि कोई ट्रांजेक्शन रिपीट नहीं हो रही। उसको कंट्रोल करने का तरीका ये होता है कि वो कंप्यूटर में हैशेस मेंटेन करती है, जो हम आगे समझेंगे। तो बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बिटकॉइन यूज करता है, जिसके थ्रू पब्लिक लेजर होता है, यानी कि वो रिकॉर्ड करता है कि एक बिटकॉइन कैसे कैसे मूव कर रहा है, एक से दूसरे के पास, तीसरे के पास किस तरह से मूव कर रहा है। वो ये रिकॉर्ड बिटकॉइन ट्रांजेक्शन्स का रखता है। ठीक है। अब ये करता कैसे है, उसको रिकॉर्ड करने का तरीका है क्रिप्टोग्राफिक हैश। हैश एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, जस्ट लाइक नंबर्स है 0101, और अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है ये। और ये रिकॉर्ड रखता है ताकि कोई ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई की जा सके कि वो जेनेसिस है, यानी कि जेनेसिस का मतलब वो ओरिजिनल ट्रांजेक्शन है कि नहीं है, कोई डुप्लीकेट ट्रांजेक्शन तो नहीं हो रही। ऐसा तो नहीं है एक ही नोट दो दो बार चल रहा है, जैसे हमारे नोट पे एक सीरियल नंबर होता है, वैसी हैशेस है जो मेंटेन करते हैं कि एक ट्रांजेक्शन यूनिक है, वो दोबारा से रिपीट नहीं हो रही।
ठीक है। इसके बाद एक नेटवर्क है कंप्यूटर का जो ये सब रिकॉर्ड रखता है, जिसको हम माइनिंग भी बोलते हैं। सबसे एक मिसकंसेप्ट है लोगों के बारे में कि भाई बिटकॉइन माइनिंग करके हम जैसे माइनिंग में सोना खोदते हैं और सोना निकाल लेते हैं, ऐसा कुछ माइनिंग होता है और फिर बिटकॉइन जनरेट हो जाता है। ऐसा नहीं है। माइनिंग का मतलब ये है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को रिकॉर्ड करने की सर्विस है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए बहुत सारे कंप्यूटर चाहिए, बहुत सारी प्रोसेसिंग पावर चाहिए कि वो चेक कर सके हर ट्रांजेक्शन में कि ये डुप्लीकेट तो नहीं है। तो उस प्रोसेसिंग पावर को यूज करने के लिए, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, एक सिस्टम चाहिए। इन्होंने एक सिस्टम ऐसा बनाया है जिससे बहुत सारे कंप्यूटर्स इसके साथ जोड़े जा सकते हैं और सारा रिकॉर्ड अलग अलग कंप्यूटर्स में थोड़े थोड़े बिट्स एंड पीसेस में रहता है। तो डिसेंट्रलाइज है, यानी कि सब कंप्यूटर्स पे अलग अलग है। अब इतने कंप्यूटर किसी एक के पास अवेलेबल होना बड़ा मुश्किल है, तो उन्होंने ऑप्शन दिया माइनिंग का। माइनिंग का मतलब ये है कि ये रिकॉर्ड कीपिंग सर्विस आप अपने कंप्यूटर्स पे रखिए और इस रिकॉर्ड कीपिंग सर्विस को यूज करने के बदले में, यस, इस रिकॉर्ड कीपिंग सर्विस को यूज करने के बदले में बिटकॉइन रिवॉर्ड किए जाते हैं आपको, ऐसे प्राइस मनी की तरह, ऐसे गिफ्ट की तरह मिलते हैं आपको। रिकॉर्ड कीपिंग सर्विस यूज करने में आपको रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है ना। तो अब शुरू में भी रिवॉर्ड बहुत ज्यादा था क्योंकि रिकॉर्ड कम था, लेकिन अब माइनिंग का प्रोसेस इतना ज्यादा मुश्किल इसलिए हो गया क्योंकि बहुत सारा ज्यादा रिकॉर्ड बढ़ता जा रहा है और इस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर चाहिए, ज्यादा पावर चाहिए। तो इसलिए अब बिटकॉइन कम जनरेट होते हैं माइनिंग में। अब इस एग्जाम्पल को समझाते हैं कि जैसे समझिए अगर बिटकॉइन, हम एक नॉर्मल चेक देखते हैं तो चेक पे लिखा होता है किसके पास पैसा गया, किसने दिया, कितने रुपए का है, ये सब एक चेक में लिखा होता है। एक हमने स्टेट बैंक का चेक यूज किया है यहाँ पे। सोचिए अगर मैं बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी में लिख रहा हूँ, बिटकॉइन की तरह इसे लिखना चाहता हूँ, या बिटकॉइन जैसे ब्लॉकचेन यूज कर रहा है वो मैं करना चाहता हूँ, तो कैसे करूंगा? मैं लिखूंगा पब्लिक की उस पर्सन की जिसके पास पैसा जा रहा है, वो पब्लिक की कितना जा रहा है, यानी कि कितने बिटकॉइन में भेज रहा हूँ, वैल्यू नहीं, यहाँ पे कितने बिटकॉइन में भेज रहा हूँ, और सिग्नेचर उस वॉलेट का जिस वॉलेट से पैसा जा रहा है। वॉलेट एक एड्रेस है, सिग्नेचर है कि वो किस पर्सन से पैसा जा रहा है और फिर वो किसके पास जाएगा, वो यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन करता है। तो अगर आप देखेंगे कि बिटकॉइन में एक चेक लिखना हो बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी में, तो वो इस तरह से दिखाई देगा कुछ आपको, ये पब्लिक की है, ये सब है, ठीक है। तो आप इससे रिलेट कर पाएंगे कि ये कैसे काम करता है। नेक्स्ट, अब बिटकॉइन है कितने? ये बड़ा आपने सुना होगा कि बिटकॉइन बड़े लिमिटेड है, थोड़े से ही जनरेट होंगे और बाद में बिटकॉइन बनना बनना बंद हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। अभी तक बिटकॉइन 18.925 मिलियन हो चुके हैं और इसकी लिमिट है 21 मिलियन। 21 मिलियन होने के बाद बिटकॉइन जनरेट होना बंद हो जाएगा। जनरेट होने का मतलब रिवॉर्डेड होना बंद हो जाएगा, क्योंकि जो एल्गोरिथम काम कर रही है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसकी लिमिटेशन है कि वो कितना बिटकॉइन यूज कर सकती है, उसकी एल्गोरिथम पूरी हो जाएगी। पूरी होने के बाद ये जनरेट होने बंद हो जाएंगे। आज का बिटकॉइन का प्राइस है $30,000। 30,000 मतलब 24 लैक्स। 24 लैक्स का डॉलर है एक बिटकॉइन। जब 2008 में आया था तो ये $1 का था और आज की डेट में $30,000 का है। इतना इन्फ्लेटेड है। तो है क्या कि प्राइस इज सो अनस्टेबल। प्राइस इतना अनस्टेबल है कि रोज 100-200 डॉलर ये बढ़ता घटता रहता है। अब बिटकॉइन के चैलेंजेस क्या क्या है, एक नॉर्मल करेंसी से अलग अलग कैसे है? सबसे पहला क्वेश्चन है, मैंने कुछ क्वेश्चन कोशिश किए हैं कि जो आइडेंटिफाई कर सके, जो कॉमन क्वेश्चन है सभी के दिमाग में। जैसे हाउ इज क्रिएटेड, पहली बार ये क्रिएट कैसे हुआ और ये मिलता कैसे है? तो ये क्रिएट होता है इंसेंटिव के थ्रू। जो माइनर्स रिकॉर्ड कीपिंग सर्विस रख रहे हैं उनको इंसेंटिव मिलता है बिटकॉइन बदले में, तो उससे ये नया बिटकॉइन क्रिएट होता है, ठीक है जी। उसके बाद हाउ डू यू प्रिवेंट इन्फ्लेशन? देखिए होता क्या है, कोई भी देश ज्यादा से ज्यादा करेंसी इसलिए नहीं छापता क्योंकि जितनी ज्यादा करेंसी वो छापेगा तो उतने ही उसकी नोट की वैल्यू कम हो जाएगी। इन्फ्लेशन के बारे में जानने के लिए हमने एक फर्स्ट वीडियो बनाई थी जिसको आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे चेक कर सकते हैं। अब इन्फ्लेशन को बचाने के लिए हमें नोट को कम रखना होता है, लिमिटेड रखना होता है। ऐसी इसी पे भी लिमिट है कि ये 21 मिलियन से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। तो इसको लिमिट रखा गया है ताकि इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल किया जा सके। वैलिडेशन, सबसे बड़ा सवाल होता है कि भाई ये लेजिटिमेट है या नहीं है। जो करेंसी आई, पैसा आया, वो सही पैसा तो नहीं, जैसे फेक नोट होता है कि भाई फेक नोट आ गया, तो उसको कैसे चेक करते हैं? उसको करते हैं चेक
क्रिप्टोग्राफिक हैश से। वही नंबर है, कंप्यूटर्स के नंबर जो यूनिक होते हैं, सिस्टम पहचानता है। सिस्टम कौन पहचानता है? वो माइनर्स, यही वो पहचानने का काम कर रहे हैं अपनी प्रोसेसिंग पावर से कि कौन सा जो ट्रांजेक्शन है वो लेजिटिमेट है या नहीं। तो इसे कहते हैं वो प्रूफ ऑफ वर्क। तो क्रिप्टोग्राफिक हैश के थ्रू ये मेंटेन किया जाता है। इसके अलावा हाउ डू यू प्रिवेंट ए कॉइन फ्रॉम डबल स्पेंडिंग? मान लीजिए मैंने $1 भेजा और दूसरे के पास $2 पहुंच गए, तो इसको कैसे रोकेंगे? ये भी ब्रॉडकास्ट के थ्रू मेंटेन होता है। यानी कि एक नोड जब दूसरे नोड पे भेजता है, नोड का मतलब कंप्यूटर, एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर को जब पैसा भेजा तो वो एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करते हैं साथ में, एक मैसेज भी एक्सचेंज करते हैं साथ में कि भाई मैंने इतना पैसा भेजा है, तुमने इतना पैसा रिसीव किया नहीं किया। तो डबल चेक होता है जिस नोड के थ्रू। और ये ऐसा होता नहीं है कि डबल स्पेंडिंग हो जाए, यानी कि जितना बिटकॉइन आपने भेजा दूसरे को उतना ही बिटकॉइन मिलेगा। इसके बाद प्रॉब्लम है लीगल एंड टैक्सेशन। इंडिया में लीगल है या नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है। लोग डरते हैं कि भाई ये इंडिया में लीगल है या नहीं। तो सही बात ये है कि इंडिया में लीगल है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ये इनलीगल भी नहीं है। आरबीआई ने 2018 में एक सर्कुलर इशू किया बैंकों को कि भाई आप जितने भी एक्सचेंज हैं उनके साथ अपने अकाउंट्स बंद कर दो, क्योंकि वो बिटकॉइन में डील कर रहे हैं। लेकिन वो सारे एक्सचेंज चले गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर नलीफाई कर दिया, उनको वापस लेना पड़ा। तो हुआ क्या? बिटकॉइन इनलीगल नहीं हुआ, पर ये भी नहीं कह सकता कि ये लीगल है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक इसको नोटिफाई नहीं किया। लेकिन टैक्सेशन जरूर है इसके ऊपर। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली इस पर टैक्सेशन लगाया, 30% फ्लैट रेट। जो भी आपको प्रॉफिट होगा उस पर 30% आपको फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा, वर्चुअल टैक्स उसको कहते हैं, वर्चुअल एसेट टैक्स। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला सवाल है कि ऑथेंटिकेशन कैसे है, इंटीग्रिटी कैसे है, सिक्योरिटी क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है। तो देखिए, ऑथेंटिकेशन चेक करता है वही क्रिप्टो जो डिजिटल सिग्नेचर, यानी कि जो भेज रहा है पैसा उसका सिग्नेचर लगता है और रिसीविंग एड्रेस का भी सिग्नेचर लगता है। तो उससे कंफर्म हो जाता है कि ऑथेंटिकेट है पैसा भेजने वाला और रिसीवर, ठीक है, राइट पर्सन के पास ही ये पैसा जा रहा है। इंटीग्रिटी यानी कि कोई डबल स्पेंडिंग तो नहीं है, कोई फेक नोट तो नहीं आ गया। ये सब मेंटेन होता है डिजिटल सिग्नेचर और क्रिप्टोग्राफिक हैश के तालमेल के साथ। यानी कि दोनों चीजें हम साथ में यूज करते हैं, जिससे कंफर्म हो जाता है कि ये डबल स्पेंडिंग नहीं है, कोई पैसा दोबारा नहीं जा रहा है, या कोई फेक नोट इसके अंदर नहीं आया। अवेलेबिलिटी यही है, ब्रॉडकास्ट मैसेज, जब वो पैसे भेजता है तो एक मैसेज साथ में जाता है, P2P नेटवर्क यानी कि पीयर टू पीयर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास, और मैसेज भी साथ में जाता है। वो मैसेज मैच करता है तभी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है। तो ये कंफर्म रहता है कि पैसा हमने भेजा तो दूसरा रिसीव करेगा, बीच में कुछ गायब नहीं होगा। कॉन्फिडेंशियलिटी, देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है बिटकॉइन का। बैंकिंग सिस्टम हमें एक पर्सन को पहचानता है, वो एक पर्सन की केवाईसी रखता है कि जैसे मैं कपिल वर्मा, मेरी केवाईसी है बैंक के पास। लेकिन बिटकॉइन इस तरह से नहीं पहचानता। बिटकॉइन रखता है एड्रेस, एक बिटकॉइन वॉलेट का एड्रेस वो रिकॉर्ड रखता है। उस एड्रेस को किसी पर्सन के साथ आइडेंटिफाई किया जा सकता है, लिंक किया जा सकता है। लेकिन बिटकॉइन पर्टिकुलर एक एड्रेस पे ही पैसे भेजता है, एक पब्लिक की पे पैसे भेजता है और पब्लिक की को ही यूज करता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ट्रांजेक्शन अनोमियस है, अनोमियस नहीं होती ट्रांजेक्शन। ये कि ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है पैसा कहाँ जा रहा है, बट ये पैसा किसी एक एड्रेस में भेजता है। वो एड्रेस किसके पास है ये लिंक करने का अलग काम है। अब बिटकॉइन क्या सच में फ्यूचर बन सकता है? क्या बिटकॉइन फ्यूचर की करेंसी बन सकती है? क्या सच में बिटकॉइन में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? ये जानने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स चेक करने पड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले है सेफ्टी। क्या बिटकॉइन इतना सेफ है कि इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है? जैसे आरबीआई हमें सेफ्टी देता है कि जो वैल्यू का नोट मैं आपको दे रहा हूँ उतने वैल्यू का गोल्ड मेरे पास है और वो सेफ है। यानी कि अगर किसी ने मेरा नोट एक्सेप्ट नहीं किया तो आरबीआई वो पैसे मुझे देगा। लेकिन डिजिटल करेंसी में ऐसा नहीं है, बिटकॉइन में ऐसा नहीं है। बिटकॉइन कोई अंडरलाइंग एसेट अपने पास कैरी नहीं करता। दूसरा, इन्फ्लुएंस। आरबीआई गवर्न करता है बैंकों को, कंट्रोल करता है, हमारी गवर्नमेंट गवर्न करती है। यानी कि पास हमारे पास एक कंट्रोलर है जिसके पास हम जाके कोई शिकायत कर सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा नहीं है। बिटकॉइन कौन होल्ड कर रहा है, क्यों होल्ड कर रहा है, कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, रेट कौन बढ़ा रहा है, कैसे गिर रहा है, ये कोई नहीं जानता। सब कुछ ब्लाइंड फोल्ड है कि किसी को कुछ नहीं पता कि बिटकॉइन बढ़ कैसे रहा है और घट कैसे रहा है। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है कि फिर इसमें इन्वेस्ट किया जाए कि नहीं किया जाए। एक और है कि कंपैरिजन। देखिए,
यूएस डॉलर ये क्लेम करता है कि हमने 2300 बिलियन डॉलर्स मार्केट में सर्कुलेट कर रखे हैं, जो कि वर्ल्ड की इकोनॉमी का 60 to 80% करेंसी यूज हो रहा है। यानी कि बाकी और भी करेंसी जो यूज करती है। तो एक अनुमान हम लगा सकते हैं कि कम से कम 3000 बिलियन डॉलर्स हमें यूज चाहिए पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को चलाने के लिए, जबकि बिटकॉइन सिर्फ 21 मिलियन है, 21 मिलियन। तो क्या वो इतना इनफ है कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी चला सके? ठीक है ना। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी, आज बिटकॉइन है, कुछ दिन बाद होगा या नहीं होगा ये हमें पता नहीं। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपका अकाउंट मान लीजिए एक बैंक में है, आपने उस बैंक की वेबसाइट खोली और पैसे ट्रांसफर कर दिए, आपके पास काफ़ी सारे पैसे हैं। अब अगले दिन आपको एक और ट्रांजेक्शन करनी है, आप बैंक की वेबसाइट पे गए, आपने एक वेबसाइट खोली और लिखा आ रहा है वेबसाइट नॉट अवेलेबल। तो क्या होगा? आप घबराएंगे नहीं, आप जाएंगे किसी बैंक के पास, ब्रांच के पास, और वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा नहीं है। अगर सुबह उठे और बिटकॉइन की वेबसाइट पे लिखा है वेबसाइट नॉट अवेलेबल, तो आप कहाँ जाएंगे? कोई नोडल अथॉरिटी है ही नहीं, कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है। जो हमने सबसे पहले कहा था, कोई सेंट्रलाइज कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है जो इसको होल्ड करती है, जिसके पास आप कोई क्लेम कर सकें। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। सस्टेनेबिलिटी ये है कि आज बिटकॉइन है, 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, कितना पहुंचेगा? कुछ लोग क्लेम करते हैं कि बिटकॉइन अब 1 करोड़ की वैल्यू पे पहुंचेगा, जो 24 लाख की वैल्यू है वो 1 करोड़ हो जाएगी। तो ये क्या सच में हो जाएगी? देखिए, मेरा अपना व्यू ये है कि बिटकॉइन ऐसा तो नहीं है कि रातों रात गायब हो जाएगा। आज जो 24 पे है, हो सकता है 5 साल चले, 10 साल चले, लेकिन 10 साल बाद क्या होगा ये बताना बहुत ही मुश्किल है। ये कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। इस वीडियो में हम कोई भी नेगेटिव फीडबैक या पॉजिटिव फीडबैक नहीं रखना चाहते। हमारा व्यू बिल्कुल न्यूट्रल है। जो फैक्ट्स अवेलेबल है वेबसाइट्स पे, डेटे पे, जो विकीपीडियाज पे अवेलेबल है, उसी डेटा के आधार पे हम ये कह रहे हैं कि ये कहना बहुत मुश्किल है कि बिटकॉइन फ्यूचर की करेंसी बन सकता है और क्या ये कितने सालों तक होल्ड करेगा। लेकिन जब तक ये है, अगले 5 साल 10 साल, तो तब तक क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो ये आपको सोचना है कि इसमें इन्वेस्ट किया जाए या नहीं किया जाए। अगर इस वीडियो में कोई सवाल रह गया हो या आपके मन में कोई और सवाल हो जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू।